सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्फिडेंस एजुकेशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 8 जो कि होने वाला है हमारा सेल। ठीक है, अब ये चैप्टर आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ रखा है जिसका नाम क्या था, सेल था। तो हम उसी से पहले रिलेट करते कि हमने 9th क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई है सेल के बारे में। तो सेल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ रखा है कि सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और सेल के बारे में हमने कुछ डिस्कवरीज पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े हुए थे वो कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़े हुए थे हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा हुआ था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा हुआ था, न्यूक्लियस पढ़ा था हमने, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। सो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं सेल के जिसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, अपने प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में। ठीक है, तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सेल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो सेल होता है हमने क्या पढ़ा था, जो सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है एक लाइफ की। क्या होता है सेल? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब देखो हमने क्या पढ़ा हुआ था पहले कि उसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की वो किससे मिलके बनी हुई होती है, एक सेल से मिलके बनी हुई होती है। पहला वो सेल होता है, उसके बाद वो बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके एक ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम अंदर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और वो फंक्शनल यूनिट क्यों होता है, क्योंकि जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर वो तो सेल ही में होंगी। जैसे कि एनर्जी बनती है, कहाँ बनती है, वो सेल के अंदर ही बनती है। सारे के सारे फंक्शंस कहाँ हो रहे हैं, सेल के अंदर हो रहे हैं। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, फंक्शनल यूनिट भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि सारी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक न्यू टर्म को पढ़ेंगे जो कि क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट। जो सेल होता है ना वो एक फंडामेंटल यूनिट भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो सेल है ना वो एकदम बेसिक चीज़ है, एकदम मौलिक इकाई है जिससे मिलके एक बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, अब देखो जो सेल होता है ना हम उसको एक डिफाइनिंग फीचर के टाइप में भी देख सकते हैं। अब आपको ये डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं समझते हैं क्या होता है। अब देखो बायोलॉजी के अंदर ना दो टाइप्स के फीचर्स होते हैं। एक होता है हमारा डिफाइनिंग फीचर और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ फीचर होते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब हम समझते हैं ये होता क्या है। जो डिफाइनिंग फीचर होता है ना ये किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसके अंदर होता है, लिविंग बीइंग के अंदर होता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो हम लिविंग बीइंग के अंदर भी देख सकते हैं, एक नॉन लिविंग बीइंग के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब लिविंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम सेल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम सेल पढ़ रहे हैं, सेल से ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो सेल है किसी भी बॉडी की किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सेल प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म जो क्या है, लिविंग है, लिविंग है। अब हम देखेंगे जैसे आप मेरे को ही देख रहे हो, मैं एक लिविंग स्टेट में हूँ, तो आप क्या कह सकते हो कि मेरे अंदर सेल है, मैं सेल से मिलके बनी हुई हूँ, करेक्ट है। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना ये नॉन लिविंग बीइंग के अंदर भी देखेंगे, लिविंग के अंदर भी देखेंगे। कैसे, हम माउंटेन का एग्जांपल ले लेते हैं। वो माउंटेन और एक ह्यूमन बीइंग का, देखो
जो माउंटेन होता है उसकी भी ग्रोथ होती है, और जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी भी ग्रोथ होती है। अब आपको अगर ह्यूमन बीइंग की होती है वो तो हमने देखा है, लेकिन माउंटेन की कैसे होती है? माउंटेन की ऐसे होती है, देखो मान लो एक माउंटेन है और जब स्नोफॉल होती है तो जो स्नो की लेयर होती है वो क्या होती है, इस पे बन जाती है, एक और लेयर आ जाती है माउंटेन पे। पहले माउंटेन इतना था, लेकिन अब उसके ऊपर स्नोफॉल हुई है तो स्नो की भी लेयर बनी हुई होगी, तो माउंटेन कितना हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो पहले वो इतना था, अब इतना हो गया, तो उसकी ग्रोथ ही तो हुई है, ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जबकि जो सेल है हमारा, सेल क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, समझ आया कि फंडामेंटल हमने क्यों कहा है उसे, क्योंकि वो एक बेसिक है, बेसिक यूनिट है जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई होती है, और एक वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं सेल के बेसिस पे। कैसे होते हैं वो समझते हैं। डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देम, कि एक ऑर्गेनिज्म मिलके बना हुआ था सेल, ये तो क्लियर है हमें। बट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जिनमें जो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप अमीबा ले सकते हो, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत, कि वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है। और इसका एग्जाम्पल आप हम खुद ही हैं, मल्टीसेलुलर, हम भी तो बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए। तो मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन बीइंग। अब देखो, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। सारे जो भी लाइफ प्रोसेसेस हमने 10th में पढ़े हैं वो सारे के सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। अब देखो मल्टी सेलुलर, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो हम ये कह सकते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर करेगा और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो पहला तो ये खुद ब खुद अकेले एग्जिस्ट कर रहा है, ये कहता है मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अकेले ही एग्जिस्ट कर सकता हूँ। दूसरा, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब ये न्यूट्रिशन भी लेगा, डाइजेशन भी करेगा, एक्सप्रेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, सारे के सारे लाइफ प्रोसेस इसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कौन से होते हैं, जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी होते हैं। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे सेल डिस्कवरीज के बारे में। कुछ ना रिसर्चर्स के नाम है जिन्होंने इन चीज़ों की रिसर्च करी है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो कि बेसिक है, कि जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी, एक डेड सेल की। जो इन्होंने सेल की डिस्कवरी तो की, बट इन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी, जो कि इन्होंने एक ओक ट्री के अंदर करी थी। ओक ट्री के अंदर करी थी। जो ओक ट्री होता है उसकी जो बार्क होती है ना, इन्होंने उस बार्क में से इस डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। अब देखो उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे ना माइक्रोस्कोप होते नहीं थे, माइक्रोस्कोप होते थे बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होते, क्योंकि उनकी तो डिस्कवरी ही 1950s में हुई है। तो जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने एक हैंडमेड माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया था, एक डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। और जो स्केलन एंड श्वान थे, उन दोनों ने मिलकर ही सेल थ्योरी को प्रपोज करा था। अब देखो सेल थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जो जो स्केलन थे ना, ये एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो कि प्लांट के बारे में रिसर्च करते हैं, और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल्स के बारे में रिसर्च करते हैं। अब इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने हाथ मिला लिया। अब इन दोनों ने मिलकर क्या की, सेल थ्योरी प्रपोज की। इन दोनों ने कहा कि जो सेल्स होते हैं ना, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, सेल से, जो कि हमें पता है। और उन्होंने क्या कहा, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सेल से भी मिलके बना हुआ होता है।
ये इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और किससे मिलके बने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल से। अब देखो, जब कोई भी चीज़ बनती है नई नई तो कुछ ना कुछ तो उसमें कमी रह ही जाती है। सेम यहाँ पर भी वो, अब इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज तो की, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकल गई। इन्होंने ये तो बता दिया कि जो सेल, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से मिलके बना होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेल आते हैं, जिनसे मिलकर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो सेल आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो इसी का जवाब देने के लिए एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है, अब एंट्री होती है रुडोल्फ वर्को की। अब यहीं पे एंट्री होती है रुडोल्फ वर्को की, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर देने आते हैं और एक स्टेटमेंट कहते हैं कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट पास की थी, क्या कहा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब था कि जो ये सेल होते हैं ना, ये बने हुए होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब कि जो सेल पहले से ही प्रेजेंट है, उनका जब डिवीज़न होता है, जब वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उससे ही मिलके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं, रुडोल्फ वर्को कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो एनिमल सेल से डिफरेंट कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने इसके बारे में ऑब्वियसली पढ़ रखा है अपनी 9th क्लास में, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी सिमिलर है, सेम है। क्या क्या है, जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर और क्या क्या होती है, लार्ज वैक्यूल्स होती है, जो कि उसके सेंटर में, उसके सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम उसको सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं। और इसके अंदर जो सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। जो सेंट्रोजोम होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर नहीं होता है सेंट्रोजोम। ठीक है, अब यही चीज़ें हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल के अंदर क्या सेल वॉल होती है, नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, यहाँ पे होती ही नहीं है। और क्या प्लास्टिड्स होते हैं एनिमल सेल के, और एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस थोड़ी करता है जो उसके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या एनिमल सेल के अंदर लार्ज सेल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, सेल वैक्यूल तो प्रेजेंट होती है, लेकिन लार्ज नहीं होती, वो स्मॉल सेल वैक्यूल प्रेजेंट होती है उसके अंदर। और तो क्या इसके अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं, हाँ, एनिमल सेल के अंदर जो सेंट्रोजोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, जो सेंट्रोजोम होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। ठीक है, अब देखो, अब हम ये समझते हैं कि लार्ज सेल वैक्यूल्स क्यों होती है प्लांट सेल के अंदर। अब देखो, जो प्लांट होता है वो खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो खाना तो इसी में स्टोर करेगा ना, और कहाँ कर सकता है वो स्टोर। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग खाना बनाएंगे तो हम लोग तो कहीं पे भी स्टोर कर देंगे, चाहे किचन में स्टोर कर देंगे जो एक्स्ट्रा मटेरियल हुआ, चाहे कहीं भी। लेकिन इसलिए हमारे पास क्या होता है, स्मॉल सेल वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा स्टोरेज की हेल्प नहीं होती। इसी वजह से हम किसी वैक्यूल को क्यों कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वो स्टोरेज का ही तो काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्लांट सेल में लार्ज सेल वैक्यूल्स होती है, और जबकि जो एनिमल सेल होता है उसमें स्मॉल सेल वैक्यूल्स होती है। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद है हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था, कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने सेल के। अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग, जो सेल होता है ना, उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी होती है सेल वॉल।
थर्ड होता है हमारा न्यूक्लियस, फोर्थ होता है हमारा सेल, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना वो, एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्या होता है हमारे सेल ऑर्गेनल्स। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे बट वो आगे है। ठीक है, अब देखो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखो हमने पढ़ा था अपनी 9th क्लास में कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। किन किन चीज़ों से? एक तो लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है और एक प्रोटीन से। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और याद हो आपको तो हमने 9th क्लास में जो सेल मेम्ब्रेन थी उसका एक अल्टरनेटिव नाम भी पढ़ा था। क्या था वो? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? ऑफ कोर्स सेल जो है वो एक लिविंग चीज़ है तो वो एक्सचेंज भी करेगा। ठीक है, अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वही तो इंश्योर करते हैं कि क्या चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए, सेल के अंदर क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्या चीज़ सेल के लिए बेनिफिशियल और क्या नहीं है। तो इसलिए हम इसको ना सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। रिजिड इन द सेंस कि वो एक टफ स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। ठीक है, ऊपर से क्या होती है, ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ना प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है, टफ होती है और किससे मिलके बनी हुई होती है? सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। और ये सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। क्यों होती है सिर्फ प्लांट सेल में? क्योंकि देखो हम तो अपने प्रोटेक्शन कर सकते किसी भी चीज़ से, चाहे हमें कोई मारे कुछ भी करे, हम खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। लेकिन जो प्लांट होता है वो खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए उसके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है जो कि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखती है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो भी एक फ्लूइड टाइप का टेक्सचर होता है, उसके अंदर भी फ्लूइड टेक्सचर होता है। और इसके अंदर क्या स्टोर होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारी। याद है ना कि डीएनए प्रेजेंट होता है सेल वॉल न्यूक्लियस के अंदर, तो इसलिए उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है ना ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है? ऑर्गेनेल्स को हेल्प करता है ताकि वो फंक्शंस परफॉर्म कर सके अपनी, और क्या ट्रांसपोर्टेशन हो सके। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि जब ईआर कुछ जैसे ईआर होता है वो लिपिड्स बनाता है और प्रोटीन्स भी बनाता है। अब वो अपना जो मटेरियल बनाएगा वो ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा। अब ट्रांसपोर्ट किसको करेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को करेगा। अब जब वो ट्रांसपोर्टेशन होगी तो उसको एक मीडियम भी तो चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? उसको साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। हमने 9th क्लास में बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े थे। क्या क्या ऑर्गेनल्स पढ़े थे हमने? ईआर के बारे में पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा, गोल्जी एपरेटस पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने। लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था हमने। वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, प्लास्टिड पढ़ा था, और लास्ट बट इम्पोर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ ऑर्गेनल्स है जिसके बारे में हमने अपनी 9th क्लास में स्टडी करी थी। सेम चीज़ 11th में भी है बट यहाँ पे कुछ ना डिटेल्ड स्टडी है इन ऑर्गेनल्स के बारे में, और कुछ ज़्यादा ही थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इन ऑर्गेनल्स के बारे में। तो ये हमारे क्या थे? कॉम्पोनेंट्स थे। किसके कॉम्पोनेंट्स? सेल के कॉम्पोनेंट्स थे। क्या क्या थे? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है यहीं पे।
सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।